हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की लाइफ साइकिल क्या है। अब लाइफ साइकिल मतलब कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, यानी कि किन किन फेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो आज इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। देखिए, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर के बारे में डेवलप करने के लिए सिखाया जाता है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो इसमें हम ये चीज़ में सीखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं तो वो किस तरह से हम डेवलप करते हैं, मतलब क्या सिस्टम होता है, मतलब क्या सिस्टमैटिक वे होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या कहना चाहिए। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि हमें उसके लिए कोडिंग आनी बहुत जरूरी है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग आने से या सिर्फ कोडिंग आने से हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते हैं। कोडिंग के साथ साथ भी हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब की जो जरूरत भी पड़ती है। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या होता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे में काम करना होता है। सिर्फ कोडिंग आ जाने से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग तो मुझे भी आती है, लेकिन सिर्फ कोडिंग आ जाने से मुझे सॉफ्टवेयर में क्या करना है, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें वो भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें एक उसकी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसको क्या क्या डिजाइन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद मेंटेनेंस। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें टॉपिक है SDLC का, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम थ्योरी वाइज ही पढ़ेंगे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमारी स्टेज आती है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसे हम प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल है या नहीं। ठीक है, मतलब कि जो कस्टमर आएगा हमारे पास, उस कस्टमर को जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह का उसका बजट है, जिस तरह की उसकी मतलब कह सकते हैं कि उसका शेड्यूल है, मतलब किस तरह के शेड्यूल में चाहिए, मतलब एक उसकी एक कस्टमर की एक्सपेक्ट में हम देखना पड़ेगा कि हम उस कस्टमर का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए फिजिबल है या नहीं। देन क्या होता है कि हमने देख लिया कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल हैं, तो देन हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चालू कर देते हैं। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसका हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, यानी कि एक SRS में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की हेल्प से उसका डिजाइन डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। डिजाइन डॉक्यूमेंट्स मतलब उसमें हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं, ER मॉडल्स आ गए, डाटा फ्लो डायग्राम्स आ गए। तो उसके बाद उसमें हम ये करते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के बाद उसमें हम कोडिंग चालू कर देते हैं। यानी कि जो हमने डिजाइन तैयार किया है, जो एल्गोरिथम्स तैयार की हैं, जो हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उनकी हेल्प से, यानी कि जो आर्किटेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स मतलब हो गया एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, जैसे किसी हम बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट हमें जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही इसमें होता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, यानी कि एक तरह का आर्किटेक्चर चाहिए होता है। उसमें एल्गोरिथम्स, जो ER मॉडल्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स, ये सब आते हैं। तो उन डिजाइन की हेल्प से हम कोडिंग चालू करते हैं। कोडिंग के बाद क्या करते हैं, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर अपने डेवलप करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। देन हम उस सॉफ्टवेयर की हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद अगर उसमें टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेस्टिंग क्या होती है कि हम उस सॉफ्टवेयर को रन करके देखते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं, इसमें एरर्स आ रही है या नहीं, या उसका जो आउटपुट है वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। तो वो सब हम टेस्टिंग फेज में देखते हैं। तो टेस्टिंग होने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को, जो हमारा कस्टमर है, उसको हैंड ओवर कर देते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको मार्केट में हम रिलीज कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस मतलब उसका हम अपडेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मेंटेनेंस की जरूरत कब पड़ती है, देखिए जैसे कि टाइम टू टाइम जो है सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो कम होती जाती है, या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, तो उसके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उस सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहते हैं, या फिर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, या फिर उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें हम अपडेशन करते रहते हैं। तो मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हम वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत डीपली, कि क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम देखते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल हैं या नहीं। जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी तो वो ये देखती है कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी चेक की जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, या आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे।
सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि कस्टमर को जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए या जिस तरह के बजट में उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप उस कस्टमर के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, यानी कि आप फिजिबिलिटी चेक करोगे उस कस्टमर की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कस्टमर का इतना एक बजट होता है। सपोज आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 50,000 की कॉस्ट आ रही है और कस्टमर का बजट है 20,000। तो आप ये चेक करोगे कि आप कस्टमर के बजट में उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो नहीं बना सकते हो। या कस्टमर चाहता है कि जी मुझे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 1 महीने के अंदर चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का उसे सॉफ्टवेयर चाहिए या आप उससे बात करके जो आप पता लगाओगे कि वो 1 महीने में नहीं बन पाएगा या फिर उसे 2 महीने में बनने में लगेंगे। तो इसमें आप चेक करोगे कि आप उस काम को उस कस्टमर के अकॉर्डिंग उस काम को करने के लिए फिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर का काम होता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का भी, वो देखता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिजिबल है या नहीं। इसमें बहुत सारी फिजिबिलिटी चेक्स किए जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम थोड़ी बार थोड़ा समझ लेते हैं कि फिजिबिलिटी क्या होती है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है। Feasibility study involves analysis of the problem and it is the most important and fundamental stage. Feasibility study क्या है? इसमें अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज है। In a software company, every customer comes with the problem and we analyze that we are feasible or not feasible. We are feasible or not to solve the customer's problem. Simple. हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में या कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो गया जो सॉफ्टवेयर बना रहा है या छोटी बड़ी कंपनी, हर कोई भी कंपनी हो, कस्टमर हमेशा क्या करने के लिए आता है कंपनी के पास, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके आता है कि सर मुझे अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है चाहे। ठीक है ना, तो कस्टमर क्या करता है अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है और एज अ कंपनी, एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हम उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, ये सबसे पहली स्टेज होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। We estimate the rough idea of the resource requirement as well as estimate time for completion. हम क्या करते हैं, हम एक रफ आइडिया लगाते हैं क्या क्या कस्टमर की रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक तरह से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम विद इनपुट्स फ्रॉम द कस्टमर्स, द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वेस एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। मतलब जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो उस कंपनी के सीनियर मेंबर्स द्वारा परफॉर्म की जाती है, यानी कि जो कंपनी में जो सीनियर मेंबर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या जो सेल्स डिपार्टमेंट में जो सीनियर आदमी होगा या उस डोमेन में एक्सपर्ट जो सीनियर्स होंगे या मार्केट से रिलेटेड जो मार्केट की नॉलेज रखते हैं जो सारे सीनियर्स लोग होंगे, वो सारे एक जगह आपस में बैठकर कस्टमर के साथ बैठ के मतलब उस प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं आपस में। इस पॉइंट का मतलब यही है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड to plan the basic project approach and to conduct product feasibility study in economical, operational and technical areas. ठीक है, सभी एरियाज में जो है बैठ के वहाँ डिस्कशन किए जाते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस किस तरह की फिजिबिलिटी चेक्स किए जाते हैं। दे आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी चेक्स। देखिए, जो फिजिबिलिटी चेक्स हैं, जो हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वो हम और काफ़ी एरियाज पे हम कवर करते हैं। जो मेन कोर एरिया होता है जो हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं, जो फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वो ये होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक। इसमें हम क्या देखते हैं कि कैन वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद द बजट और नॉट। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इकोनॉमिक, मतलब कि हम देखते हैं कि हम कस्टमर के बजट में उस सॉफ्टवेयर को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेकंड आता है हमारा लीगल। लीगल मतलब कि हम देखते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है या उसमें कोई साइबर लॉ या कोई इलीगल कोई एक्टिविटी तो नहीं है या कुछ हम जो लीगल इश्यूज तो नहीं आएंगे फ्यूचर में जाके। तो उसमें भी हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह का हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। थर्ड है हमारा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इसमें क्या करते हैं हम, कैन वी क्रिएट ऑपरेशंस विच इज एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट्स। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे या जो जो ऑपरेशंस हम बनाएंगे वो क्लाइंट के एक्सपेक्ट पे हम उसे पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक की जाती है। फोर्थ आती है हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें क्या है, नीड टू चेक वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट द सॉफ्टवेयर। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम टेक्निकल देखते हैं कि मतलब कि जो वो उस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं, या उस तरह की टेक्नोलॉजी पे हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या नहीं। एंड लास्ट आता है हमारा शेड्यूल। इसमें क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द गिवन शेड्यूल में या नहीं। मतलब कि जो कस्टमर का अपना एक शेड्यूल होता होगा या कंपनी का भी अपना एक शेड्यूल होता होगा, तो कंपनी देखती है कि हम उस सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर शेड्यूल में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे पहली स्टेज
जिसमें हम अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों एक बार हमने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर ली, मतलब कि हमने प्लानिंग कर ली और देख लिया कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिजिबल हैं, तो देन हम अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चालू कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो नेक्स्ट फेज आती है हमारी, वो आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो इस फेज में क्या होता है कि इसमें हम एक्चुअल में जो हमारा सॉफ्टवेयर जो डेवलप करना है, तो उसकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से रिलेटेड, हर एक रिक्वायरमेंट्स, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं। और गैदर करने के बाद उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम एक जगह लिख लेते हैं। उसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, या फिर कह सकते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो इस फेज में दो एक्टिविटी होती है। सबसे पहली होती है हमारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, और सेकंड होती है जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कर देना, यानी कि एसआरएस में कन्वर्ट कर देना। सिंपल मीनिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी आती है हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने से रिलेटेड सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे हम गैदर करते हैं। This is done to clearly understanding the customer requirements so that incompleteness and inconsistency are removed। मतलब कि हम इस फेज में अपनी कस्टमर की जो सारी रिक्वायरमेंट्स है हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे जो हमारी इनकम्प्लीटनेस है या इनकंसिस्टेंसी है वो खत्म की जा सके। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्टिविटी इज बिगन बाय कलेक्टिंग ऑल रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि इस फेज में हम उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑल रिलेवेंट डाटा, यानी कि सारा का सारा डाटा जो है रिलेवेंट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो डाटा है वो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कस्टमर से। जो हमारा कस्टमर है उससे हम कलेक्ट करते हैं, और जो कस्टमर्स के यहाँ जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपने कस्टमर से और जो उस पर यूजर्स होते हैं उनसे हम बात करते हैं। बात कैसे करते हैं कि मतलब उनसे हम इंटरव्यूज करते हैं, उनसे हम डिस्कशंस करते हैं। तो थ्रू इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस के जरिए हम वो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। दिस स्टेप्स इंक्लूड कलेक्टिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मतलब कि हम इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी हम कलेक्ट करते हैं। ऑल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्कस्ड विद द कस्टमर्स। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, तो देन हम उन सभी रिक्वायरमेंट्स को एसआरएस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसी फेज में, सेकंड फेज में, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर all ambiguities, inconsistency and incompleteness has been resolved and all requirements properly understood, the requirement specification activity can start। मतलब कि हमने एक बार अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में यानी कि एक जगह लिख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता है, ऐसा सिंपल मीनिंग है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसे हम एक जगह लिख लेते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं, ताकि उस रिक्वायरमेंट की हेल्प से हम आगे मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स इन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट। जैसे मैंने पहले बताया कि हम एसआरएस मतलब क्या हो गया कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लिख लेते हैं या फिर एक सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं। सिंपल मीनिंग है, during this activity the user requirements are systematically organized into a software requirement specification documents। सिंपल, इसमें अपने रिक्वायरमेंट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस एक्टिविटी। ठीक है, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ एसआरएस डॉक्यूमेंट। वही सिंपल सेम मीनिंग है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस की एक्टिविटी में, और जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये सेम पॉइंट बराबर रिपीट हो रहे हैं। एसआरएस शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज इन एन एम्बिग्यूअस मैनर that may also include charts, tables, DFD, decision tables and so on। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर ग्राफिकल मॉडल हो सकता है, फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल, अ कलेक्शन ऑफ यूसेज सिनेरियोस, अ प्रोटोटाइप, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं ताकि उस डिजाइन की हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर को आगे डेवलप कर सकें, यानी कि उसमें कोडिंग कर सकें। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो हमने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने इकट्ठा की है, उस एसआरएस की हेल्प से, उस रिक्वायरमेंट की हेल्प से उनको देखते हुए अपना एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें हमारी एल्गोरिथम्स आती हैं, प्रोसीड्यूर कोड्स आते हैं, या फिर ईआर डायग्राम्स आते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स आते हैं। तो ये सारा काम जो है वो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। फिर उसकी हेल्प से हम आगे अपनी कोडिंग कर सकते हैं।
तो आप एक कुछ इस तरीके से समझ लो, जैसे कि सपोज कोई बिल्डर है या कोई आर्किटेक्चरर है, वो क्या करता है, सबसे बिल्डिंग तैयार करनी है तो सबसे पहले क्या करता है, वो एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो वो उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से ही आगे उसकी हम बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो कुछ इस तरह से ही इसमें होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर का, या कह दो उसका आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, और उस आर्किटेक्चर की हेल्प से हम आगे उसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग है। तो उसका थ्योरी वाइज देख लेते हैं कि कैसे कैसे है। The goal of design phase is to transform the requirements specified in the SRS documents into a structure so that is suitable for implementation in some programming languages. सिंपल मीनिंग है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स को लेकर उन रिक्वायरमेंट्स को हम एक तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम आगे कोडिंग कर सकें। सिंपल मीनिंग है, हमें एक तरह की डिजाइन की जरूरत पड़ती है। In this phase, we design the architecture of the system using the SRS documents. सिंपल, जैसा कि मैंने आपको एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि जो आर्किटेक्चर होता है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं। ठीक है, और जो इस बिल्डिंग की बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हम एक तरह इकट्ठा कर लेते हैं, और उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको बिल्डिंग का हम आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, और फिर उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से ही हम उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं। तो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में भी है, कुछ इस तरह से आप समझ लो कि इसमें क्या करते हैं, हम एक तरह का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, मतलब हम एक स्केच करते हैं, एक ब्लूप्रिंट। दिस ब्लूप्रिंट स्केचिंग हेल्प्स द टीम मेंबर्स फॉर कंसेक्यूटिव एंड सिस्टमैटिक वर्किंग। हमें एक ब्लूप्रिंट की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में इसको काम कर सकें। In other words, system design is the process of designing the architecture, components, modules, interface and data for a system to satisfy specific requirements. इसमें जो है आते हैं आपके algorithms आते हैं, flow charts आते हैं, pseudo codes आते हैं, data flow diagrams आते हैं, ER diagrams आते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में आता है। There are two kinds of design documents developed in this phase. पहला आता है इसमें हाई लेवल डिजाइन और दूसरा आता है लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में आते हैं हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो मॉड्यूल वाइज डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट डेवलप कर लेते हैं, हम एक एक करके मॉड्यूल्स उसको पहले स्पेसिफाई करते हैं और उसको मॉड्यूल को डेवलप करते हैं। तो हाई लेवल में क्या आ रहा है कि सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉड्यूल का नाम क्या दें और उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम अपने हर एक मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है उसको आउटलाइन करते हैं। इंटरफेस रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल्स, मतलब जो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं या डिपेंडेंसीज हैं वो देखते हैं। डाटाबेस टेबल्स आइडेंटिफाई होती हैं विद देयर की एलिमेंट्स, कंप्लीट आर्किटेक्चर डायग्राम्स अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजिक डिटेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा लो लेवल डिजाइन। ठीक है, लो लेवल डिजाइन में जो हमने मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं उनके फंक्शनल लॉजिक्स आते हैं, डाटाबेस टेबल्स आती हैं विच इंक्लूड्स टाइप एंड साइज, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द इंटरफेस, एड्रेसेस ऑल टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इश्यूज, लिस्टिंग ऑफ एरर मैसेजेस एंड कंप्लीट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एवरी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। तो देन डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के बाद हम अपनी कोडिंग चालू कर देते हैं, मतलब कि जो हमने डिजाइन तैयार किया है, जो हमने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसको हम डेवलपमेंट फेज में आगे भेज देते हैं। तो इस फेज में हमारी कोडिंग चालू हो जाती है जिसमें अपनी कोडिंग को चालू कर देते हैं। जो हमारा सिस्टम होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डेवलप किया जाता है, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डेवलप किया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ डेवलप नहीं किया जाता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। मतलब इन द कोडिंग फेज जो टास्क होता है वो डिवाइड होता है इनटू मॉड्यूल्स में एंड असाइन टू द वेरियस डेवलपर्स। मतलब कि जो टास्क होता है हमारा वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है और वो असाइन करते हैं हम वेरियस डेवलपर्स को। वेरियस डेवलपर्स मतलब जिसमें हमारे फ्रेशर्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स आते हैं। तो जो डेवलपर्स होती है उनकी भी अपनी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही उनको काम को असाइन किया जाता है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सभी फेजेस में से। डेवलपर्स ऑफ ऑल लेवल्स इन्वॉल्व इन दिस फेज, जैसे मैंने बताया कि इसमें सभी लेवल के डेवलपर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने कोडिंग पूरी करने के बाद यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उसको हम अपने टेस्टिंग फेज में आगे भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट आती है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करके देखते हैं और हम चेक करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से, मतलब रिजल्ट उसका हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर जो उसका उसमें एरर्स तो नहीं आ रही या कुछ बग्स तो नहीं आ रहे। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि टेस्टिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द प्रोजेक्ट का, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर देयर कैन बी मैनी डिफेक्ट्स इन द सिस्टम, या सिस्टम जो है मे नॉट वर्किंग एज दे आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब कि एक बार हम कोडिंग करने के बाद उसमें बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में डिफेक्ट निकल सकते हैं, या जो सिस्टम है हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हमारे सॉफ्टवेयर को सक्सेस बनाना है या फिर सॉफ्टवेयर को आगे में भेजना है। बिना टेस्टिंग के कभी भी हम सॉफ्टवेयर को आगे नहीं भेजते हैं, तो टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेस्टिंग जो है कभी भी जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कभी भी टेस्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए अलग से लोग अपॉइंट किए जाते हैं, इसके लिए अलग से जॉब्स निकलती हैं। टेस्टिंग में भी चाहे तो आप जॉब्स ले सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग में जॉब्स मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, मतलब प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ईजी होता है टेस्टिंग में जॉब मिलना। तो टेस्टिंग क्या करती है, हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है, यानी कि क्वालिटी को एश्योर करती है सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड चेकिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें वेरीफाई करना सॉफ्टवेयर की कंप्लीटनेस, यानी कि हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट है या नहीं। इन रिगार्डिंग टू उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, जो उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, जो मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, वो चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल बग्स, क्या क्या उसमें बग्स आ रहे हैं, क्या क्या एरर्स आते हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एरर फ्री हो। थर्ड है हमारा एक्सेसिंग, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, लोकलाइजेशन, कंपैटिबिलिटी एंड इंस्टॉलेशन। तो ये सारा काम हमारा टेस्टिंग फेज के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टिंग जो है बहुत तरीके से होती है, जो एक इसका एक अलग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है टेस्टिंग मतलब। तो इसका हम नेक्स्ट में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके हम बात करेंगे टेस्टिंग के ऊपर। तो दोस्तों एक बार हमने टेस्टिंग पूरी कर ली, तो हम सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे हम मार्केट में हम रिलीज कर देते हैं। तो देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर को हम रिलीज करने के बाद या अपने कस्टमर को देने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर में टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं या अपडेशन करते रहते हैं। जैसे आपने प्ले स्टोर में कोई ऐप देखा होगा, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ इस तरीके से ही हम सॉफ्टवेयर में हमारा ऐसे ही होता है। हम सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, या कहीं उसका अपडेशन करते रहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, देखिए इसमें जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस या अदर एट्रीब्यूट्स, या टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट टू अ मॉडिफाई एनवायरमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं, या फिर क्या होता है कि जो यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, या हमें कुछ उसमें फंक्शनल चेंजेस करने हैं, या उसका यूजर का एनवायरनमेंट चेंज करना है, या जो टेक्नोलॉजी है उसकी अपग्रेड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हमें करते रहना पड़ता है। ठीक है, बिना मेंटेनेंस के हम अपने सॉफ्टवेयर को सक्सेस नहीं बना सकते हैं, यानी कि मार्केट में हम टिक नहीं सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के, मॉडिफिकेशन के। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सॉफ्टवेयर के सक्सेस के लिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है मेंटेनेंस इज द बैकबोन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सक्सेस। ठीक है, या आप बुक में ही पढ़ोगे, जो मेंटेनेंस है वो एक तरह की बैकबोन है सॉफ्टवेयर की सक्सेस के लिए। When a software is developed, the software needs to be modified from time to time to keep it up to date with environment changes and changing the user requirements. जैसे मैंने बताया कि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है विद एनवायरमेंट चेंजेस एंड चेंजिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है या एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते रहते हैं। Nowadays the companies are paying more attention toward maintenance of their product। मतलब कि आज क्या हो रहा है कि जो कंपनीज हैं सबसे ज्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान देती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे या कहीं भी कि जब भी कुछ सॉफ्टवेयर आता है तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशन उसमें आता रहता है। जैसे कि आपने एंटीवायरस देखे होंगे, जो एंटीवायरस आते हैं, जो विंडोज आती है, उसका उनमें अपडेशन रेगुलरली उनमें अपडेट होता रहता है, मंथली इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। तो यही है सॉफ्टवेयर की सक्सेस का जो मेन रीजन है, सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस करते रहना। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करने के बाद, उसको हम टेस्टिंग करने के बाद उसको हम मार्केट में रिलीज कर देते हैं, लेकिन हम एक बार में सॉफ्टवेयर को इतना बेहतर नहीं बना पाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हम उसमें रह जाता है, तो इसलिए उसमें हम मेंटेनेंस करते रहते हैं ताकि उसे बेहतर से बेहतर हम बना सके। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो मेंटेन सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर। मतलब कि जो हम रेगुलरली इसमें अपडेशन लाते रहते हैं, उसमें रेगुलरली चेंज करते रहते हैं, उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी हमारा बना रहता है। ठीक है, जैसे आपने भी खुद फील किया होगा, एंटीवायरस में फील किया होगा, या विंडोज में जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अपडेशन आते रहते हैं, तो उससे एक तरह का सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहता है, उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है।
तो अब देख लेते हैं कि जो मेन रीजन है सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के लिए वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा चेंजिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स विद टाइम, यानी कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस करती रहनी पड़ती है। टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। टू ऑप्टिमाइज द कोड टू रन फास्टर, ठीक है, यानी कि जो हमारा कोड होता है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। टू मॉडिफाई द कंपोनेंट्स, टू एलिमिनेट एनी डेविएशंस फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, टू एलिमिनेट एनी अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। तो ये हमारे मेन रीजन से सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।